शुरू हो गया। सभी को नमस्कार। कृपया बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। प्रवीण प्रणव जी की इस नई पुस्तक कुछ राबता है तुमसे पर केंद्रित इस संगोष्ठी में भाग लेना मेरे लिए विशेष रूप से अत्यंत हर्ष का विषय है, क्योंकि आज मुझे इस हाइब्रिड माध्यम से गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर मिल रहा है। और मैं आप लोगों से एक बात साझा करना चाह रही हूँ कि प्रवीण जी से मेरी पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वे अपनी पहली पुस्तक की पांडुलिपि लेकर परिलेख प्रकाशन के अमन त्यागी से मिलने हमारे घर आए थे। उस वक्त बस 2 बातें ही हो पाई थी उनसे, और मैंने सोचा भी नहीं था कि उनसे आगे भी मुलाकात होगी। लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया में किसी न किसी से मुलाकात रब की इशारे से होता है, और मैं समझ रही हूँ कि रब ने ही भाई प्रवीण प्रणव से मेरा परिचय करवाया है। स्रवंती पत्रिका के तो वे नियमित पाठक और लेखक भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट और ब्रॉडकॉम जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संबद्ध तकनीकी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत का साहित्य दुनिया में इस कदर छा जाना साधारण बात नहीं हो सकती। सूचना प्रौद्योगिकी उनका व्यावसायिक करियर है, लेकिन साहित्य से वे सक्रिय रूप से जुड़े हैं। यदि मैं कहूँ कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े प्रवीण प्रणव की गहरी रुचि गजल और हिंदी कविता में है तो गलत नहीं होगा। उनकी इसी रुचि का परिणाम है उनके काव्य संकलन खलिश, चुप रहूं या बोल दूं और समीक्षात्मक कृतियां मुक्ता की परख, लिए लुकाठी हाथ। समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में उनकी पुस्तक समीक्षाएं और आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, हैदराबाद जैसे प्रेम के शहर में हर महीने के दूसरे शनिवार को नियमित रूप से होने वाले कार्यक्रम क से कविता के माध्यम से प्रवीण प्रणव हिंदी और उर्दू साहित्य प्रेमियों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं, और यह एक ऐसा मंच है जो स्थानीय स्तर पर हिंदी और उर्दू कविता के पाठकों को एक साथ लाता है। यह मंच बहुत विशेष है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ पाठकों का मंच है और यहाँ पर स्वरचित कविताओं के लिए अनुमति नहीं है, और यही बात इसके एक विशुद्ध पाठक केंद्रित साहित्यिक मंच बनाती है। प्रवीण प्रणव ने अपनी इस नई पुस्तक कुछ राबता है तुमसे में सरल भाषा का इस्तेमाल करते हुए रोचक जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे यह किताब हर पाठक के लिए पठनीय और ज्ञानवर्धक बन गई है। इस किताब के जरिए प्रवीण प्रणव ने 18 महान साहित्यकारों से पाठकों को मिलवाया है। इनमें से कुछ तो मेरे प्रिय लेखक हैं, जबकि कुछ के केवल नामों से ही मैं पहले परिचित थी, और एक तो ऐसा भी नाम इस पुस्तक में शामिल है जिनके बारे में मैंने इसी पुस्तक के माध्यम से अपना नाता जोड़ा, और वह है परवीन शाकिर। और मेरी आदत के अनुसार पहले मैंने किताब का कवर बार बार पलटा। पहले कवर पर ईस्टमैन कलर में 18 महान साहित्यकारों के चित्र थे, और आप देख सकते हैं आपके सामने भी है पुस्तक का कवर, और मेरी नजर उन चित्रों से हट ही नहीं रही थी, और आज भी मेरी नजर उसी पर टिकी हुई है, क्योंकि मुझे उनमें चेहरे कम और भारत का नक्शा ज्यादा दिख रहा था, और आज भी दिख रहा है मेरे सामने। और किताब के पिछले कवर पर भाई प्रवीण प्रणव ने यह घोषणा की है कि यह किताब 18 रचनाकारों के जीवन से परिचय कराती है, कुछ अनसुने किस्से सुनाती है,
कुछ भूले हुए सच बताती है। ये किताब उन सभी के लिए है जो जानना चाहते हैं कि रचनाएं कैसे रचनाकारों की दुनिया से जन्म लेती हैं। मम्मी और पापा को समर्पित यह किताब सचमुच एक अमूल्य धरोहर है। इसके 6 पृष्ठ पर विक्टर ह्यूगो का यह वाक्य लिखा है कि लेखक व्यक्ति में कैद एक संपूर्ण संसार होता है, और इस किताब में शामिल 18 जीवनी परक लेख इस वाक्य को सही साबित करते हैं। इनके माध्यम से पाठक हिंदी, उर्दू और भोजपुरी के साहित्यकारों के जीवन और उनके साहित्य से रूबरू हो सकते हैं। पुस्तक के अनुक्रम पर मेरी नजर गई तो पहला ही आलेख चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। इसका शीर्षक भी बहुत रोचक है, अमर कहानी का अमर कहानीकार। कौन नहीं जानता कि उसने कहा था, एक ऐसी कहानी है जिसने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अमर बना दिया है। इसकी रोचकता को प्रवीण जी ने भिखारी ठाकुर, जोश मलिहाबादी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मखदूम मुहिउद्दीन, महादेवी वर्मा, फैज अहमद फैज, नागार्जुन, गोपाल सिंह नेपाली, कैफी आजमी, फणीश्वरनाथ रेणु, साहिल लुधियानवी, गोपाल दास नीरज, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ सिंह धूमिल, आदम गोंदवी और अरविंद शाकिर पर केंद्रित लेखों में भी बरकरार रखा है। सरहद पार के 3 ऐसे व्यक्तित्वों की चर्चा मैं आज आपके सामने करना चाहूंगी जो उर्दू साहित्य के मील के पत्थर हैं, जोश मलिहाबादी, फैज अहमद फैज और परवीन शाकिर। जोश मलिहाबादी के नाम से जाने गए शब्बीर हसन खान का जन्म उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में हुआ और इनके पूर्वज फ्रंटियर प्रोविंस में पश्तूनों के आफरीदी कबीले से थे जो मलिहाबाद में आकर बस गए थे। और शब्बीर का तेवर बचपन से ही विद्रोही था और वे जोश उपनाम से गजल और नज्म लिखते थे। उनकी गजलों में विद्रोह, क्रांति और स्वतंत्रता की गूंज निहित है। उन्होंने अपने उपनाम के साथ जन्म स्थान का भी नाम जोड़कर जोश मलिहाबादी के नाम से साहित्य जगत में अपना एक निजी स्थान बना लिया था। वे उर्दू साहित्य में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और उनकी कविताओं में स्वतंत्रता संग्राम तथा सामाजिक बदलाव की छाप गहरी दिखती है। 1954 में वे पाकिस्तान चले गए और वहीं जीवन के अंतिम वर्षों तक रहे। प्रवीण प्रणव जोश मलिहाबादी के संदर्भ में लिखते हैं कि एक जमींदार, एक बगावती तेवर का शायर, एक ऐसा शख्स जिसके ताल्लुकात प्रधानमंत्री से थे, फिर भी जोश ने अपनी जिंदगी में क्या नहीं देखा। लोगों का प्यार देखा, बगावत की वजह से मुश्किलात का सामना किया। एक समय था जब वह सब छोड़कर सब्जी बेचने का मन बना चुके थे। यह 1948 का दौर था और पाकिस्तान जाने का भावनात्मक निर्णय लिया, जिसकी वजह से बाद के उनके दिन बेबसी और गुमनामी में बीते। लेकिन काश इंसान के हाथों में होता भविष्य जान पाना और उसी के अनुरूप निर्णय ले पाना। जोश भले ही पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी शायरी सरहद से परे है। ये है प्रवीण प्रणव जी की टिप्पणी। और फैज अहमद फैज का जन्म स्थान सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, और वे आधुनिक क्षमा करें, फैज अहमद फैज को आधुनिक उर्दू शायरी के महानतम शायरों में से एक माने जाते हैं और उन्हें शायर ए इनकलाब और रोमांटिक रेवोल्यूशनरी कहकर संबोधित किया जाता है। जोश मलिहाबादी की तरह फैज की गजलों और नज्मों में प्रेम और इनकलाब का
अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वे वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहे, प्रगतिशील लेखक संघ के सक्रिय सदस्य थे और इस नाते जेल भी गए। 1962 में सोवियत संघ ने उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया। फैज ने आम जनता के दर्द को समझा, उसे अपनी शायरी में अभिव्यक्त किया। वे सच के साथ खड़े होने और उस सच के हक में आवाज बुलंद करने के लिए गुहार लगाते हैं, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म और ज़बां की मौत से पहले बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। ऐसे निर्भीक और बेबाक शायर फैज के संदर्भ में हमारे प्रवीण जी कहते हैं, फैज ने कई रूमानी गजल और नज्म लिखी, बाद में उनकी शायरी में तब्दीली आई और जनता से सरोकार के मुद्दों पर फैज ने खुलकर लिखा। और परवीन शाकिर के नाम से प्रसिद्ध सैयदा परवीन बानो शाकिर का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ। उनके पिताजी सैयद शाकिर हुसैन बिहार के दरभंगा जिले में स्थित लहरिया सराय के रहने वाले थे। भारत पाक विभाजन से पहले ही वे नौकरी की तलाश में कराची चले गए थे और विभाजन के बाद वे वहीं के होकर रह गए। परवीन उर्दू की आधुनिक और लोकप्रिय कवयित्री थीं। उन्होंने गजल और नज्म में एक संवेदनशील स्त्री की आवाज को भरा और सबसे अलग पहचान बनाई। उनकी शायरी में प्रेम, स्त्री स्वतंत्रता, निजी संवेदनाएं और सामाजिक यथार्थ की झलक मिलती है। उनकी रचनाओं के संबंध में प्रवीण जी का कहना है कि परवीन शाकिर की रचनाओं में तीव्र विद्रोह नहीं है, संघर्ष का तेज आह्वान नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं एक आईना बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, जिनमें हमारा असली अक्स नजर आता है और इससे आंखें मिलाते हुए हमें शर्मिंदगी होती है। उनकी रचनाओं के शब्द कठोर नहीं है, लेकिन उनका असर गहरा है। अब पुस्तक को कहीं से भी खोलिए, आपके सामने कोई ना कोई सूत्र वाक्य अवश्य होगा। आप स्वयं को उस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानने के लिए मजबूर पाएंगे। पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे यह स्पष्ट हुआ कि प्रवीण जी ने 6 पृष्ठ पर विक्टर ह्यूगो के कथन का उल्लेख क्यों किया है। यदि मैं कहूं कि प्रवीण जी के भीतर एक संपूर्ण संसार कैद है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके भीतर की जिज्ञासा निरंतर कुलबुलाती रहती है, कुछ और जानने की, कुछ और अभिव्यक्त करने की बेचैनी। इसी अनुभुज जिज्ञासा और बेचैनी का परिणाम है उनकी यह किताब। कुल 303 पृष्ठों के इस रोचक और संभावनापूर्ण कोश को हापुड़ के संभावना प्रकाशन ने सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रकाशित किया है। पुस्तक का मूल्य 499 रुपये है, लेकिन इसमें निहित सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर निस्संदेह अमूल्य है। और मैंने इस पुस्तक को कोश की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि यह वास्तव में सूत्र वाक्यों का एक संग्रहणीय कोश है। और मैं प्रवीण प्रणव जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और संभावना प्रकाशन को सुरुचिपूर्ण ढंग से इस पुस्तक को प्रकाशित करके पाठकों के सम्मुख लाने के लिए उन्हें भी मैं बधाई देती हूँ। और मेरी इन बातों को सुनने के लिए सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर नीरजा। निश्चय ही आपने बहुत ही कहें कि महत्वपूर्ण बात ये कही कि एक तो यह कि यह अपने आप में ग्रंथ एक कोश के समान है, जो इन रचनाकारों के संबंध में और इनकी सूक्तियों को बहुत सुंदर ढंग से सहेजता है। और दूसरी ये कि इसके मूल में
जो जिज्ञासा वृत्ति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे आपने बहुत अच्छी तरह रेखांकित किया। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस पुस्तक की भूमिका में हमारे समय के शीर्षस्थ साहित्यकार अरुण कमल जी ने कहा है कि यह पुस्तक अपने आप में एक विलक्षण निबंध संग्रह है। उन्होंने इसे विधा के रूप में जीवनी परक आलोचना का नाम दिया है और विशद अध्ययन, कविता से प्रेम और गहराई में जाने की क्षमता जो रचनाकार की है, प्रवीण जी की इन क्षमताओं को उन्होंने कहा वह चकित करने वाली हैं और मैं समझता हूँ कि नीरजा ने भी किसी न किसी रूप में इस बात को उजागर किया है, रेखांकित किया है।